नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है 19 जून और आज हम लोग देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला प्रश्न यहां पर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रकार का प्रोटीन है जो कोशिकीय श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रोटीन है वो। अब देखिए यहां पर गूगल ने सम्मानित करा है कमला सोहनी को। यहां पर उसने अपना डूडल बनाया है इनको डेडिकेट करते हुए। कमला सोहनी जो है वो फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिनको पीएचडी की डिग्री मिली थी साइंटिफिक ब्रांच में। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा, तो वहां पर कमला जी ने अपनी पीएचडी की डिग्री ऐसा बोला जाता है कि मात्र 14 महीने में खत्म कर दी थी और केवल 40 पेज की इन्होंने थीसिस लिखी थी। इन्होंने वहां पर आलू के ऊपर काम किया था और एक एंजाइम को डिस्कवर किया जिसको बोलते हैं साइटोक्रोम सी। अब ये एक टाइप का ऐसा प्रोटीन होता है ना जो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ अटैच होता है और कोशिकीय श्वसन में हेल्प करता है। अब यहां पर अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो साइटोप्लाज्म होता है, अब आप कहोगे साइटोप्लाज्म क्या है, तो आपको जब पता है हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो जब कोशिका की बात करते हैं तो यहां पर इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं। एक तो होती है सेल वॉल जिसे हम लोग कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है प्रोटोप्लाज्म जिसको हम लोग जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। तो इसी प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा होता है साइटोप्लाज्म और इसी के अंदर होता है केंद्रक। तो जब हम लोग साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो इसी में माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। जैसे आपने लवक का नाम सुना होगा, गोल्जी काय, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, तो ये सारी चीजें साइटोप्लाज्म का ही हिस्सा होती हैं। तो उसी में से होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका मेन काम होता है, श्वसन क्रिया होती है इसको संपादित करना। माइटोकॉन्ड्रिया में ही वायु की जब उपस्थिति होती है तो जो भोजन होता है उसका विखंडन किया जाता है और इससे जो ऊर्जा होती है वो मुक्त होती है, जिसको हम लोग एटीपी के नाम से जानते हैं। कमेंट करके बताइएगा एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसी रीजन की वजह से हम लोग बोलते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल, किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। वापस अपने प्रश्न पे लौटते हैं, तो अभी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, साइटोक्रोम सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अक्सर चर्चा में रहने वाला मियावाकी पद्धति, इसको लगाने का प्रयास करिए। अब ये सवाल किसी से गलत नहीं होना चाहिए, हम लोग बहुत बार मियावाकी पद्धति के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए यहां पर हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा जो मन की बात कार्यक्रम होता है उसमें मियावाकी फॉरेस्ट के बारे में चर्चा करी गई थी। जब भी हम लोग मियावाकी पद्धति पढ़ते हैं तो हमको पता है कि बहुत कम टाइम में अगर हमें कहीं पर भी घने पेड़ उगाने या जंगल बनाना है तो हम इस प्रोसेस को एक्सेप्ट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारा घर है, ठीक है, तो एक छोटे लेवल पर आपको बता रहा हूं कि अब घर के बाहर क्या होता है, आगे के जगह पर या पीछे की जगह पर जो अनयूज्ड जगह पड़ी हुई है, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी देसी प्रजाति के पौधे होते हैं ना, हम उनको बहुत पास पास लगाना स्टार्ट कर देते हैं। इसको एक और कॉन्सेप्ट से जानते हैं जिसको बोलते हैं शहरी वनीकरण। तो अब इसके अंदर क्या करते हैं, बहुत घनी जगह पर पेड़ लगाते हैं, जिससे क्या है, अब सूरज की रोशनी जो है वो धरातल तक आ नहीं पाती, तो यहाँ पर खर पतवार जो होता है ना वो भी उत्पन्न नहीं हो पाता, और इस वजह से जो ये पेड़ होते हैं बहुत तीव्रता से उगना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि 20-30 वर्षों में जो पूरा घने जंगल है ना वैसा यहाँ पर फॉर्म हो सकता है। ये तो मैंने छोटे स्तर पर बताया है, अगर किसी बड़े स्तर पे भी यही पद्धति को फॉलो करते हैं तो एक हम लोग घना जंगल बसा सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग मियावाकी पद्धति के नाम से जानते हैं। तो अब अगर आप इसके ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको बेस्ट ऑप्शन लगेगा बी, देशज पादपों से घने वनों का निर्माण करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन से कथन सही है इसका पता लगाना है। यह भारत सरकार की एक मिनी रत्न श्रेणी वन उद्यम है, भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत है। IREDA के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य मौसम विज्ञान और संबद्ध विषयों में अनुसंधान करना और उसे बढ़ावा देना है। इसको करने का प्रयास करिए। अब देखिए जर्मनी के अंदर जो म्यूनिक है ना, वहां पर एक सम्मेलन आयोजित हुआ, इसको याद रखिएगा, इंटर सोलर यूरोप 2023। ये एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। प्रारंभिक परीक्षा में डायरेक्ट इस नाम से भी प्रश्न पूछा सकता है। इसमें भारत की तरफ से जो टीम गई थी ना, वो कौन सी टीम थी, उसी को हम लोग बोलते हैं भारतीय ऊर्जा विकास एजेंसी। किस मंत्रालय के अंडर में आती सबसे पहले, तो याद रखिएगा नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंडर में आती है। यह एक मिनी रत्न कंपनी श्रेणी वन के अंडर में इसको रखा जाता है। अब ये जो इंटर सोलर यूरोप 2023 था, इसमें बेसिकली हमारी तरफ से जो एजेंसी गई, इसका मुख्य काम क्या था कि भारत के अंदर ना नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में
क्या विकास हो रहा है, हमारी क्या पॉलिसीज हैं, इसके बारे में यहां पर विस्तार से जानकारी देना। क्या क्या भारत के अंदर ऊर्जा प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, एनर्जी एफिशिएंसी, कैसे हम ऊर्जा की दक्षता को और अच्छा कर सकते हैं। तो इन सारे मुद्दों पर भारत के क्या प्लान है उसके बारे में ये रिप्रेजेंटेशन यहां पर करा गया था, तो इसको याद रखिएगा। अब अगर इरडा की बात करें तो मैंने आपको बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत में आती है। दूसरा, जितने भी नवीकरणीय ऊर्जा के प्रोजेक्ट्स भारत सरकार द्वारा चलाए जाते हैं इनको प्रोत्साहन देना प्लस वित्तीय सहायता देना, ठीक है, ये भी काम इसका होता है। वापस अपने प्रश्न पे लौटते हैं। तो भारत सरकार का एक मिनी रत्न श्रेणी 1 उद्यम है, एकदम सही कथन है। यह रिजर्व बैंक के अंतर्गत एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत है, यह भी एकदम सही हो जाएगा। अब मौसम विज्ञान से इसका कोई लेना देना नहीं है, वो काम आईएमडी का होता है। तो उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो केवल 2 कथन, तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी शांति पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन सही हैं इसका पता लगाना है। यह भारत सरकार द्वारा 2 वर्षों में एक बार प्रदान किया जाता है। पुरस्कार राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ या लिंग की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए खुला हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति से मिलकर एक ज्यूरी प्रत्येक वर्ष पुरस्कार विजेता का फैसला करती है। इसको करने का प्रयास करिए। अब देखिए यहां पर गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 का गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब थोड़ा सा गांधी शांति पुरस्कार के बारे में जानते हैं। तो 1995 से इसको दिया जा रहा है और प्रति वर्ष यानी वार्षिक ये होता है, ठीक है, ये दिया प्रदान करा जाता है। बेसिकली पुरस्कार के तहत 1 करोड़ की राशि, एक प्रशस्ति पत्र, कोई भी पारंपरिक जो हस्तकला होती है, हथकरघा होती है, इससे बनी वस्तु दी जाती है। बेसिकली ये पुरस्कार उनको मिलता है, मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने अगर अहिंसा का सहारा लेते हुए समाज के अंदर कोई परिवर्तन करा है, चाहे वो कोई आर्थिक परिवर्तन हो, कोई सामाजिक परिवर्तन हो, कोई राजनीतिक परिवर्तन हो, तो इन फील्ड में इस पुरस्कार को देते हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर ये होती है ना कि राष्ट्रीयता की बात कर ले, यानी कि कोई किसी भी देश का व्यक्ति है, कोई किसी भी धर्म का है, पंथ का है, नस्ल का है, लिंग का है, इन सबके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा, सभी व्यक्तियों के लिए ये ओपन होता है। अगर इसकी चयन समिति की बात करें तो इसमें हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, जो भारत के चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, वो होते हैं। लोकसभा में विपक्ष के जो नेता होंगे वो होंगे, लोकसभा अध्यक्ष रहते हैं और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक रहते हैं। तो इनसे एक कमेटी बनाई जाती है, वो डिसाइड करती है किसको क्या देना है। तो इस 2021 का किसको मिला है? गीता प्रेस गोरखपुर को। अब अगर इनके बारे में बताएं तो 1923 में इनकी स्थापना करी गई थी। 14 भाषाओं में 41 करोड़ के आसपास जो बुक है उनको पब्लिश करा जा चुका है। गांधीवादी आदर्शों को बढ़ाने के लिए गीता प्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इस वजह से इनको यहां पर इनका चयन किया गया है। तो वापस अपने प्रश्न पे लौटते हैं। तो भारत सरकार द्वारा 2 वर्षों में दिया जाता है, तो गलत हो जाएगा, प्रतिवर्ष दिया जाता है। पुरस्कार राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ या लिंग की परवाह किए बिना दिया जाता है, तो यह स्टेटमेंट एकदम सही हो जाएगा। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है राज्यसभा के सभापति, तो इनका यहां पर योगदान नहीं होता है, तो इस वजह से थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो उपयुक्त में से कितने कथन सही है? तो केवल एक कथन सही है, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। 2011 की प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आया था, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित प्रावधानों में से किसी एक को इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है। पहला ऑप्शन है रैयत की तुलना में जमींदारों की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना, या ऊपर के कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब देखिए यहां पर जो कॉर्नवालिस ने भू व्यवस्था प्रणाली लागू करी ना, तो इसमें यहां पर इन्होंने क्या करा था, कानूनी विवादों में प्रवृत्ति इनकी बढ़ी क्यों, कोर्ट में इतने केसेस क्यों जा रहे थे, क्योंकि यहां पर जो कोर्ट की फीस थी ना उसको यहां पर हटा दिया गया। अब उसको हटाने के बाद कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जो दूसरे जिस व्यक्ति से भी विवाद होता था उसको कोर्ट बुला लेता था, तो इस वजह से यहां पर विवादों की संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। ऊपर के जो 3 कारण हैं उन तीनों कारणों में फीस का कारण नहीं है, इस वजह से हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अब देखिए आज के तथ्य पर नजर डालते हैं। तो ब्लैक सी ग्रीन पहल यानी कि ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव की बात हो रही है। यहां पर इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है कि रशियाज प्रॉब्लम विद ब्लैक सी ग्रीन डील के बारे में। तो हमारे लिए ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूएन प्लस टर्की, ये 2 देश सामने आए और इन्होंने रशिया और यूक्रेन यानी कि टोटल यहां पर 4 व्यक्ति हो गए। इनके प्रयास के कारण ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव जो था उसको स्टार्ट किया गया था। इसका मेन फोकस ये था कि जो भाई खाद्यान्न है ना, मेनली ये यूक्रेन से निर्यात हो सके समुद्री गलियारे के माध्यम से, जिससे कि वर्ल्ड में ना रूस यूक्रेन के वॉर से अनाज की जो आपूर्ति है वो पर्याप्त हो सके, इसकी आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके। अब जैसा कि इस आर्टिकल में बताया गया कि यूएन का जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ना, उसने 2022 में एक वार्निंग दी थी
कि इस वॉर के कारण ना जितना भी यूक्रेन से जो खाद्यान्न है वो नहीं सप्लाई हो पा रहा है, तो टोटल अगर विश्व में 125 मिलियन जो लोग हैं जिनको सबसे ज्यादा आवश्यकता है इस खाद्यान्न की, उसमें से 50% लोग के ऊपर सबसे बड़ा खतरा है कि इनको यहां पर खाना नहीं मिल पाएगा। अगर 2018 से 20 की बात करें ना, तो 2018 से 20 में ऐसा बोला गया था कि रूस से अकेले, अगर अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो वहां पर 3.7 बिलियन, मिलियन की बात नहीं कर रहा मैं यहां पे, बिलियन की बात कर रहा हूं, यानी कि जितना भी अफ्रीका के अंदर गेहूं इंपोर्ट होता है यानी कि आयात होता है, उसका अकेले 32% केवल रूस से होता था और इसके अलावा 12% केवल यूक्रेन से होता था। अब सोच के देखिए 32 और 12 को अगर जोड़ भी लोगे ना, तो लगभग लगभग यहां पर 45% के आसपास, यानी कि अफ्रीका की आधी गेहूं की जो सप्लाई है वो रूस और यूक्रेन केवल 2 देशों से आती है। और अगर दोनों देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, अगर सप्लाई चेन मेंटेन नहीं हुई, तो विश्व में कितनी बड़ी पॉपुलेशन भुखमरी के खतरे से जूझ सकती है। और वही यहां पर ना हो, इस वजह से जो ब्लैक ग्रीन इनिशिएटिव डील थी ना, ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव डील थी, इसको स्टार्ट किया गया था। यहां पर यह बोला गया कि रूस और यूक्रेन के बीच में ना जो काला सागर है, जैसे ये ब्लैक सी आप देख रहे हो ना, तो यूक्रेन के कुछ बंदरगाह सेलेक्ट करेगा। आप डायग्राम में देख पा रहे होगे, ओडिशा, क्रोनोमॉस्क, हो सकता है कि मेरा चारण गलत हो, बट आप इसको ऐसे याद रखिएगा, मैपिंग की दृष्टि से भी ये लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहां से अनाज और खाद्य पदार्थ होते हैं ना, इसको सुरक्षित इनका परिवहन हो सके, ये बॉस्पोरस स्ट्रेट है, ये भी याद रखिएगा। तो इसके लिए 2022 में यूएन भी सामने आए थे और यहां पर जो टर्की देश है वो भी सामने आया था, और इन्होंने मध्यस्थता करके यहां पर चेर्नोमॉर्स्क, ओडेसा, यूजिनी, इन सब बंदरगाहों को बोला था कि ये एक सुरक्षित गलियारा है, यहां पर कोई भी अटैक नहीं किया जाएगा और यहां से सारी खाद्य सामग्री बाकी देशों में ट्रांसफर करी जाएगी। इसके लिए ना इस्तांबुल जो टर्की के अंदर है, वहां पर एक जेसीसी भी बनाई गई थी। जेसीसी का मतलब है संयुक्त समन्वय केंद्र जो होता है, उसको बनाया गया था, जहां पर चारों देशों से एक एक इनके प्रतिनिधि रहते थे, जिससे कि कभी कोई दूसरे पे डाउट ना कर पाए कि भाई रूस का कहना था कि यूक्रेन इन शिप की हेल्प से यहां पर अपने हथियार मंगा सकता है। तो ये था पूरा ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव। चलिए आज मैं आपसे 2 प्रश्न पूछता हूं। पहला प्रश्न मैं इसी टॉपिक ऑफ द डे से पूछूंगा, मेरे को बताइए ब्लैक सी से सीमा बनाने वाले कौन कौन से देश हैं, सबके नाम लिखिएगा। दूसरा, हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, हम लोगों ने बहुत विस्तृत रूप से चर्चा करी है इंडस एक्स इनिशिएटिव के बारे में, ये क्या है? दोनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। तो आज के डेली क्विज में इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी डेली क्विज के अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।